एमबीसीईटी में जब भी हम लोग बात करते हैं तो इस बार का भी जो एग्जाम है वो हमारा होगा 1 अप्रैल, 2 अप्रैल एंड 3 अप्रैल 2025। ये 3 दिन एग्जाम होने वाला है। हर एक स्लॉट में मतलब हर एक दिन जो एग्जाम होगा 1 अप्रैल, कितने स्लॉट अवेलेबल है? नहीं यार, एक दिन में कितने स्लॉट है? 2 स्लॉट है। ठीक है, 2 स्लॉट होंगे, मॉर्निंग और इवनिंग वाला स्लॉट रहेगा। यानी टोटल स्लॉट कितने होंगे? 6 स्लॉट में आपकी एग्जाम डिवाइड होने वाली। 6 स्लॉट में अगर मेरी एग्जाम डिवाइड हो रही है तो मुझे पहले ये जानना है कि क्या 6 स्लॉट सभी के सभी सेम होगा? तो डेफिनेटली सभी के सभी स्लॉट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यानी आप जब एग्जाम दोगे तो मॉर्निंग में जो बच्चा पेपर में जा रहा है, इवनिंग में जो जा रहा है, उनका सभी का पैटर्न चेंज हो जाएगा। पैटर्न इन द सेंस सवाल चेंज हो जाएंगे, नंबर चेंज होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, 2 साल के पहले अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको यह भी दिखा होगा कि पहले क्या था, स्लॉट ही नहीं आता था। मतलब आज के डेट में लास्ट ईयर में एक अच्छी तरह से एग्जाम ने एक स्टेप उठाई है जिसमें उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो पेपर है उसका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले ऐसा हुआ ही नहीं था। पहले क्या करते थे, 200 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, 200 क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता था, मिक्स कर दिया जाता था। तो कभी रीजनिंग आ रहा है, कभी इंग्लिश आ रहा है, कभी मैथ्स आ रहा है, समझ नहीं पा रहे थे बच्चे। तो इस बार उन्होंने एक अच्छा कदम यही उठाया है कि पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का जो स्लॉट है, वो उसी प्रकार से रखने के ज्यादा चांसेस है। यानी क्वांट का स्लॉट आपको ऊपर दिखेगा, रीजनिंग रहेगा तो रीजनिंग दिखेगा, ये ज्यादा चांसेस है अगर लास्ट ईयर के हिसाब से आया तो। अब हमें हर रोजाना ये आपको पता होना चाहिए, जब मैं कोई टॉपिक प्रिपेयर करता हूं, कोई एग्जाम के लिए तैयारी करता हूं, उस एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से टॉपिक आने वाले, कौन से नहीं आने वाले, इसमें अगर किसी ने थोड़ा भी अगर नॉलेज है तो आपकी एग्जाम निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। ठीक है, देखिए आप कोई भी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं, आज का मेन सेशन लेने के पीछे ये नहीं है कि मैं कभी यही तो पढ़ा रहा हूं ना रोज, पर खाली डिफरेंस क्या है ना, एक सेशन ऐसा हो वीक में जिसमें आपको पता चले मेरा कौन सा टॉपिक है, मेरा क्या नहीं है। और बाय हार्ट मुझे टॉपिक की लिस्ट पता होनी चाहिए कि मेरे क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे में यहां पर आपको पता होना चाहिए। इस वाले पार्ट में आप थोड़ा और लुक करते हैं कि यार सिलेबस में क्या क्या आएगा, सर कितने टॉपिक है। कितने स्टूडेंट को पता है कि 200 मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है? पता है यार, पहला सब्जेक्ट क्या आने वाला है? यानी अगर मैं सब्जेक्ट के हिसाब से सोचूं तो क्या सब्जेक्ट आएगा? इंग्लिश आएगा। बट इंग्लिश का नाम इंग्लिश नहीं देगा, वहां पर क्या देगा? वर्बल एबिलिटी के नाम से देगा। ठीक है, तो वो ऐसे बताएगा कि वर्बल एबिलिटी ये हमारा सिलेबस में आएगा, ये हमारा पेपर में एक सब्जेक्ट है। और वर्बल एबिलिटी के कितने क्वेश्चंस होने चाहिए एग्जाम के हिसाब से? 50 कंटेंट होना चाहिए। हाँ, तो वर्बल एबिलिटी में ये 50 क्वेश्चंस आएगा और ये यहां पर हो गया हमारा 50 मार्क्स। हाँ, ये हम लोग यहां पर कहेंगे 50 मार्क्स के लिए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट कौन सा आएगा? लॉजिकल एंड एनालिटिकल। हाँ, तो ये वाला कह रहा है कि लॉजिकल आ जाएगा एंड एनालिटिकल आएगा। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से है, ये रीजनिंग का पार्ट है। बट अब लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, मार्क्स को अलग अलग प्रकार से रखा भी है। कैसे देखिए, लॉजिकल एनालिटिकल में भी 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स के लिए दिए जाते हैं। जबकि आप लॉजिकल एनालिटिकल को डिटेल में समझोगे तो आपको पता चलेगा इसमें ब्लड रिलेशन का सवाल था सर, डायरेक्शंस के सवाल थे, कोडिंग एंड डिकोडिंग भी था, ये सब कुछ थे। मतलब कौन कौन से मेजर टॉपिक आप देखिए, मेजर टॉपिक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, उसके बाद में इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ये सभी के सभी टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो ये सभी उसमें इंक्लूडेड है। उसके अलावा क्या टॉपिक आएगा, तो ये जितने भी टॉपिक के मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है, ऑर्डरिंग, रैंकिंग, हाँ, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, इन सभी के इक्विवेलेंट एक ही टॉपिक आएगा। कोई बता सकता है कौन सा टॉपिक आएगा? सिटिंग एंड पजल, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। यानी हम लोग अगर इसके सिलेबस की बात करें तो मैं यहां पर ब्लड रिलेशन का भी आपको बता रहा था कि ब्लड रिलेशन आपको करना ही करना है, इसके सवाल आपको दिखेंगे। ब्लड रिलेशन के साथ में आपको डायरेक्शन भी दिखाई दिएगा कि डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक आया था। डायरेक्शन सेंस के साथ में आप यहां पर कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग भी लग रहा था हमें। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के नाम से आता है, ये यहाँ पर टॉपिक है। फिर उसी के साथ में यहाँ पर बताया जाता है इनपुट आउटपुट करके नाम से आता है। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट आ जाएगा, ये वाले टॉपिक है। देन ये वाला आएगा ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग आएगा, ऑर्डरिंग वाले टॉपिक आएंगे। फिर हम लोग कहेंगे कहीं पर टेस्ट ऑन अल्फाबेट भी आ रहा है, ये अल्फाबेट्स आ रहा है। फिर आप लोगों के साथ डाइस वाले भी, ये सब कुछ बाकी के चलते रहेंगे। हाँ, ये बाकी टॉपिक, तो ये जितने भी टॉपिक अभी चार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि चार्ट में कैसा आएगा। बट ऐसा कौन सा टॉपिक है कि जो मैंने नजरअंदाज कर दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। तो उस टॉपिक का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल।
वही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है। तो ये कहीं ना कहीं आपको 50 में से, ये 50 मार्क्स का जो पेपर है ना यार, ये 50 में से नियर अबाउट मुझे लग रहा है 20 to 30 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये वाला टॉपिक, हाँ, इस पे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, नियर अबाउट टू 15 to 30 के ऊपर चला जाएगा। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक आए मत आए स्लॉट के हिसाब से बदलने वाला है, ठीक है, बट इज द ओनली टॉपिक जो आने ही वाला है, हर स्लॉट में आएगा, कम ज्यादा मिला के कम से कम 20-50 तक आएगा, ठीक है, ये बात समझेगा। उसके साथ में फिर सर रीजनिंग में ये हो गया, फिर रीजनिंग का और एक कौन सा टाइप आता है, तो रीजनिंग का और एक टाइप माना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये वाले पार्ट। हाँ, तो अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में क्या होगा, तो कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में बहुत बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि खाली कैलेंडर क्लॉक डाइस ये तो टॉपिक है, बट एमबीए सीटी में एब्स्ट्रैक्ट में टोटली 25 क्वेश्चन, स्पेसिफिक 25 क्वेश्चन आते हैं डायग्राम के ऊपर। 25 मार्क्स आपका डायग्राम वाला ही होगा। डायग्राम में क्या क्या होगा, वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, इमेज की पूरी सीरीज है। अगला क्या आएगा, खाली डायग्राम, डायग्राम, हाँ, पूरा डायग्राम से भरा हुआ पेपर, वो आपको मिलेगा 25 का पूरा डायग्राम ही चल रहा था, वो हर जगह पर डायग्राम वाले सवाल थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा स्कोरिंग होगा, ठीक है। आपने इसको, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है और इसका तरीका भी होता है जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करने का। हो सकता है कुछ बैच में मैंने ये पढ़ाया होगा, कुछ बैच ऐसे भी हो सकती है कहीं पर नहीं भी लिया होगा, ये आपको आना है। ये अभी मैंने मॉर्निंग में पढ़ाया था यार, ठीक है, मॉर्निंग वाले बच्चों को मैंने ये अभी पढ़ाया था, ये वाले टॉपिक है। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, ऐसे, हाँ, बाकी 5-5 के हिसाब से आएंगे, ऐसे चल रहा है। तो हमें ये दो टॉपिक करना ही करना है, क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि ये मेरा अगर 20 आ गया सर, 20 to 30 की बात कर रहे हैं, और ये 25, 45 मेरा वैसे भी स्कोर हो ही रहा है रीजनिंग में। रीजनिंग का टोटल वेटेज कितना है, 75, 75 में से ये ज्यादा है, ठीक है। बाकी ये ऐसे आना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट वाला, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। फिर मैं आता हूं मैथ्स के ऊपर, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट। हाँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम देखो क्या दिया उन्होंने, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हाँ, ये वाला पार्ट होता है। एक्चुअली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो यानी अरिथमेटिक मैथ्स या मैथ्स की बात होती है। इनडायरेक्टली हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि 10th का कोई तो मैथ्स वाला हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सवाल पूछते समय बहुत कम सवाल आएंगे फंडामेंटल के ऊपर, मतलब निग्लिजिबल। क्या आप कहोगे यार फंडामेंटल तो बस खाली नाम के लिए आया था, कुछ भी नहीं आया। अभी मॉर्निंग में बहुत पल्लव सर की एक बात चल रही है फंडामेंटल मैथ्स के नाम से। मैं अभी आपको 10 साल के, मतलब जो लास्ट ईयर में 2-3 साल में पूछा था, फंडामेंटल के क्वेश्चन ही पढ़ाने वाला हूँ पीवाईक्यू के साथ। हाँ, बस दिखाना चाहता हूँ कि फंडामेंटल में क्या। अब मान लो बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम लोग को कुछ भी नहीं फंडामेंटल हुआ ना, 10th तो पास है कि नहीं, तो वैसे ही निकाल पाएंगे। कुछ अलग करने की जरूरत है, मैं उसी के बेस के ऊपर 10 मिनट में आपको फंडामेंटल पढ़ा दूंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। फंडामेंटल में एक्सपेक्टेशन क्या है, नंबर का स्क्वायर, नंबर का यूनिट प्लेस, क्यूब, एवरेज, बेसिक एवरेज। हाँ, बेसिक एवरेज इज आल्सो फंडामेंटल, कि एवरेज क्या हुआ करता था, तो सभी की एडिशन डिवाइड बाय नंबर, वो एवरेज। हाँ, तो बेसिक चीजें जो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर नंबर नीचे नंबर, तो दैट इज अ फंडामेंटल। हाँ, तो अरिथमेटिक मैथ्स में अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के लिए होगा ये अरिथमेटिक का क्वांटिटी एप्टीट्यूड। डीआई ऐड नहीं किया अभी तक, डीआई का अलग लिख रहा हूँ। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का अरिथमेटिक आ रहा है, बट 50 में से 10 क्वेश्चन, हाँ, 50 में से 10 वाला सवाल आपका किस पे जाएगा, फंडामेंटल पे जाएगा। 10 सवाल पूछो, 10 से कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन, ठीक है। ये हो गया। फिर सर इसके अलावा क्या आएगा, ये 10 आ गए, उसके बाद में फिर वो आएगा आपका अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक को समझते हैं, अरिथमेटिक ही सबसे बड़ा सिलेबस है हमारे एग्जाम के लिए। अरिथमेटिक को अगर हम लोगों ने स्किप किया तो बहुत बड़ा नुकसान यहां पर होने के चांसेस हो जाएंगे। बिकॉज अरिथमेटिक का मतलब क्या होगा, तो अरिथमेटिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, मैं दोबारा 3 पार्ट्स आपके सामने लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट आपको देखना है बेस्ड ऑन द रेशियो, ये रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट जो भी टॉपिक है वो वाले टॉपिक आएंगे बेस्ड ऑन द रेशियो। सेकंड पार्ट होगा बेस्ड ऑन द, क्या होगा, परसेंटेज, ये वाला पार्ट होगा, परसेंटेज के ऊपर आने वाले सभी टॉपिक। और तीसरा पार्ट होगा बेस्ड ऑन द टाइम फैक्टर, हम लोग कहते हैं टाइम ओरिएंटेड वाले टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस वाले। अब बेस्ड ऑन द रेशियो वाला जो टॉपिक होगा उसमें रेशियो प्रोपोर्शन हो सकता है, ये वाला। हाँ, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैं आपको बताता हूं कि कौन सा कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ा तो भी आपको एक सर्च करता हूं कि कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत बार क्या, वो बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत पढ़ना पड़ता है, वेटेज बहुत कम है,
ठीक है, ये पहले समझ लो। रेशो एंड प्रोपोर्शन ये एक आएगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन के बाद में एज वाला सवाल होगा, फिर यहाँ पर पार्टनरशिप भी नजर आएगा आपको, पार्टनरशिप वाले सवाल थे, फिर एलिगेशन वाला था कि सर एलिगेशन आ गया हमारे पास, फिर इसमें एवरेज आ गया। तो ये वाले टॉपिक है। तो ये जो 10-4 दो टॉपिक रेशियो के ऊपर बता रहा हूं, इसका वेटेज कितना आएगा सभी को मिला के, तो इसका वेटेज हो जाएगा यहाँ पर 6 to 10 मार्क्स। यानी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स, ऐसे ऐसे टॉपिक आ रहे हैं। कोई भी टॉपिक आईएमपी नहीं है। आईएमपी का मतलब क्या हो रहा है, आईएमपी का मतलब है मेजर, 5+ आ गया तो आईएमपी, 5 से नीचे आए तो आईएमपी नहीं माना जाता। ठीक है, यानी क्या हो सकता है कि बहुत कम आए लेकिन आ तो रहा था, आ तो रहा था, तो फिर क्या हुआ, आपको लगा मेरे बहुत डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट सवाल ही मत करो, डिफिकल्ट मत सॉल्व करना, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप एग्जाम में जाओगे आपको लगे बहुत बेसिक बेसिक आता था, खाली नॉलेज होना चाहिए क्या करते क्या कर नहीं करते इतना। ठीक है, फिर सेकंड जो पार्ट है ना, इसमें क्या आएगा, इसमें आपका एक तो परसेंटेज हो गया, ठीक है, परसेंटेज के बाद में हम लोग यहां पर कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में यहां पर क्या है, एसआईसी है। व्हाट इज द एसआईसी है, सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट। और बहुत रेयर केस में, बहुत ही कम, हाँ कुछ एग्जाम में रेयर केस में इंस्टॉलमेंट का कितने सवाल होंगे सर इस पे, 6 to 10 इज ऑल्सो सेम रेंज, 6 to 10, हाँ उससे ज्यादा नहीं है, हर टॉपिक 1-2 सवाल। लेकिन जब आप में से कुछ बच्चों ने मॉर्निंग की सेशन की है, परसेंटेज रेशियो पढ़ाया था सर आपने, बहुत डिटेल में पढ़ाया, हाँ डिटेल में पढ़ाया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि कोई रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और आपको अगर लग रहा होगा सर इतना पढ़ाने के बाद में फिर क्या करना है, खाली क्लास की नोट्स रेफर करो, उससे अलावा पढ़ना नहीं है, ना कोई बुक सॉल्व करनी, कुछ नहीं। अब एक और देख लेते हैं, पीवाई क्यू की एक बुक आपको मैं दूंगा, उतना ही पढ़ना है, उससे अलावा एक भी नहीं करना है। ठीक है, खाली पीवाई क्यू और जो क्लास में पढ़ाया गया वही नोट्स, ठीक है इनके लिए, हाँ ऐसे। फिर आएगा कौन सा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका बेस्ड ऑन द टाइम फैक्टर। अब टाइम फैक्टर के ऊपर आएगा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह होता है ये टॉपिक, हाँ ये वाला होता है। उसके बाद में फिर ट्रेन आ जाता है इसमें, ट्रेन के बाद में फिर बोट भी आएगा, बोट वाले सवाल आएंगे। बोट के साथ में फिर वर्क एंड वेजेस आ जाएगा कि यार लोग हैं फिर वो काम कर रहे हैं, वेजेस वाले, ये ऐसे सवाल आ जाएंगे। हाँ, फिर आएगा पाइप एंड सिस्टम। हाँ, तो ये वाले जो टॉपिक है इनको मिला के इन सभी को इज ऑल्सो सेम रेंज, मैक्सिमम अरिथमेटिक का वेटेज है 25 to 30, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। फंडामेंटल का वेटेज आपको मैंने बताया 10, मैक्स टू मैक्स 10, हाँ 6, 7, 10 तक वैरी होता है। अरिथमेटिक का वेटेज यानी सबसे ज्यादा कहां तक आएगा, तो इन सभी को मिला के आएगा 25 to 30, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ये पहले गारंटी के साथ बता रहा हूं। ठीक है, वेटेज पता होना चाहिए, क्योंकि वेटेज से ही हमारा कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है ये दिमाग में फिट बैठना चाहिए। ठीक है, ये पहले नोट डाउन यहां पर। तो इसमें एक टॉपिक होगा हमारे एग्जाम में, दैट इज कॉल्ड एज अ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, हाँ कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, ये वाला पार्ट। हाँ, बट प्लीज इसको ध्यान में रखिए कि ये जब भी मैं यहां पर लिख रहा हूं तो ये स्लॉट के हिसाब से भी डिपेंड करेगा यार। हाँ, प्रोबेबिलिटी ये वाला आएगा आपका 5 मार्क्स, ये 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, हाँ 5 आएंगे जरूर है। उसके बाद में एक आएगा नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में 3-4 टाइप आता है समझेगा। नंबर सीरीज में एक नंबर सीरीज कैसे होता है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर, अनदर नंबर कौन सा आएगा। जस्ट एक एग्जांपल के हिसाब से अगर बताऊं तो मैंने कहा यहां पर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क है, बस ये वाला सवाल मैंने आपको दे दिया। तो व्हाट इज द आंसर, यार 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द आंसर, क्या आना चाहिए। आपकी 9 भी लग रहा है, कौन सा आएगा, 11 आएगा। क्यों 11 आएगा, बिकॉज जो गिवन सीरीज है ना वो सीरीज है प्राइम नंबर की, ये प्राइम नंबर की सीरीज है। तो ये प्राइम नंबर की सीरीज है, तो यहां पर जो नंबर बैठना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए 7 के बाद, और 7 के बाद में प्राइम नंबर होता है आपका 11। तो ये सीईटी हमारी जो एमबी सीईटी है उसमें कुछ स्लॉट में बहुत ज्यादा आ गया। हाँ, कुछ स्लॉट ऐसे बच्चों ने कहा सर बहुत ही ज्यादा आया, तो ये तो कंप्लीट नाम होने का रुक ही नहीं रहा था, कंटिन्यू वही चल रहा था। मतलब इसका वेटेज है 5 to 11 तक, ऐसे स्लॉट में आए हैं पेपर टू पेपर। हाँ, बट 5 आएगा ये जरूर है। ठीक है, 5 आएगा ये जरूर पकता है। इसी का ही एक ऐसा भी पार्ट होता है जो रीजनिंग में आता है, मतलब सेम ही पैटर्न है। ये मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा मैथ्स में आया रीजनिंग में आया। रीजनिंग में क्या होगा, यही आ जाएगा, खाली वो आपको ऐसे दे देगा,
सर्कल बनाया, यहां पर सर्कल बनाया, इन दो एक नंबर है, यहां पर नंबर गायब है, बताओ यार कौन सा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता है ऐसे, ये 1, हाँ, या सपोज मान लो 2, 2 यहाँ पर 8 लिखा, 3 यहाँ पर 27 लिखा, 4 यहाँ पर 64 लिख दिया, तो 5 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ऐसा टाइप। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सीरीज, ये सीरीज का ही पैटर्न है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसी से मिलता जुलता आएगा, तो ये समझेगा ये सीरीज में ही आने वाले टाइप है, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये हम लोग कहेंगे, इसको मुझे थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को, सीरीज को मुझे सॉल्व करना ही चाहिए। अब होता है कि सर हमारे एग्जाम में क्या परम्यूटेशन, इसके अलावा ज्योमेट्री आ जाता है, ज्योमेट्री की नहीं, वैसे देखा जाए ज्योमेट्री बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, हाँ, अगर उसको देखे बहुत ज्यादा आता है। तो ज्योमेट्री का एक रेंज बता देता हूं आपको, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हमारे एग्जाम में ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का मतलब समझ रहे हो आप, ज्योमेट्री का मतलब हो रहा है आपका कि यार ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सिलेंडर, हाँ ये वाले, हाँ, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, दिस ऑल द टॉपिक इन द ज्योमेट्री। मेंसुरेशन का मतलब सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह, दिस आर द टॉपिक। इसका वेटेज है करीबन 5 क्वेश्चन का, 5 से लेके 7, उससे ज्यादा कभी नहीं गया है, बट 5 to 7, हाँ। अब होता है सबसे अहम हिस्सा, जो आईएमपी ही कह सकते हैं, बिकॉज इज द टोटली डिपेंडेंट और आता ही आता है। किसकी बात कर रहे हैं, करेक्ट, बात हो रही है डेटा इंटरप्रिटेशन की, ये वाले टॉपिक की, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको लोग कहते हैं डीआई। अब डीआई ये श्योर शॉर्ट कितना आएगा, 25 आएगा, ये हो गया मेरा आईएमपी। हाँ, डीए डीएस, डीएस का मतलब डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी, हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। सो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बता देता हूं। डेटा सफिशिएंसी कैसे है, डेटा सफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें स्टेटमेंट होता है और आपको सही वाला वहां पर बताना है, करेक्ट रॉन्ग इतना। डीआई में क्या होगा, डीआई में जो हम लोगों ने यहां पर अरिथमेटिक की बात की ना, ये तीनों सेक्शन वहां पर ऐड होंगे। बट आपका सीटी का डीआई मैंने जब तक वहां पर अच्छी तरह से पूरा सेट बनाया, मैंने आपका 50 या 70 क्वेश्चन के डीआई मेरे पास, 70 डीआई मैंने जो पीवाईक्यू से निकाले, हर जगह से पीवाईक्यू, लास्ट ईयर जिन लोगों ने बच्चों ने एग्जाम दी थी उनका ओरिजिनल पेपर से उठाया, उनका डीआई मेरे पास रेडी करके मैंने पीपीटी बना दिया पूरा। तो मैंने देखा कि डीआई जो हमें दिया है ना, वो डिफिकल्टी नहीं दिए थे, उसके कुछ टॉपिक बता रहा हूं जो आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत बेसिक। डीआई हमारा जो टॉपिक आएगा वो खाली बहुत बेसिक 3 पार्ट पे आ रहा है, हम लोग डीआई कह देता हूं मैं इसको, क्या क्या पार्ट हमें इसके लिए बहुत अच्छा क्या बनना पड़ेगा वो दे बता रहा हूं, ठीक है। एमबीसीटी का डीआई, देखो यार इसका रिक्वायरमेंट क्या है, सर मुझे डीआई में 25 लाना है, 25 लाना है, तो मुझे क्या पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसके सिवा मेरा टॉपिक नहीं निकल पाएगा। वन टॉपिक आपको कवर करना है, इज द परसेंटेज, इसके सिवाय डीआई निकालना मुश्किल हो जाएगा, ऑलवेज ये वर्ड आएगा परसेंटेज निकालो। दूसरा एक टॉपिक इसको लगेगा रेशो, तीसरा टॉपिक लगेगा इसमें क्या पूछेगा, एवरेज। मैक्सिमम डीआई में बस ये 3 ही कंसेप्ट चलते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगाते, ठीक है, बहुत कम। इसके अलावा फिर कुछ कंसेप्चुअल, मतलब जिसको हम लोग कहेंगे मिसलेनियस, वो बहुत अलग बात है, जिसको आप केस स्टडी के नाम से जानते हो। केस स्टडी हम लोग कहते हैं केस स्टडी या केसलेट डीआई, ये जब आएगा तो ये आएगा आपका स्टैटिस्टिक ओरिएंट, जिसको परसेंटेज का ही थोड़ा सा टच होगा उसके ऊपर, यानी पैसेज दिया, पैसेज से लेके आप डीएम सॉल्व करो, ठीक है। तो ये है 25 मार्क्स का पार्ट। तो आपको अगर टाइम मिला तो इन टॉपिक को ज्यादा मेहनत करनी है, परसेंटेज के ऊपर, रेशो के ऊपर और एवरेज के ऊपर। एवरेज तो वैसे नहीं भी किया तो भी बन जाएगा, एवरेज का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो भी बनेगा, बट ये 2 टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देख लेना। उसमें भी रेशो में ज्यादा नहीं लगेगा, रेशो में तो ऊपर नंबर नीचे नंबर वहां से भी काम बन जाता है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि अगर मुझे ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो मैं बाकी का डीए बहुत जल्दी जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, कंप्लीट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग प्लान कैसे करेंगे, सैटरडे तो हम लोग मिल रहे हैं, हाँ। अब मेरा पहला क्या है ना कि मैं डायरेक्ट पीवाईक्यू पे आऊं, तो बहुत बार क्या होगा कि आपको लगेगा सर मेरा बेसिक नहीं हुआ, कोई कहेगा मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, ठीक है, हर एक का अलग अलग होगा क्योंकि आपका ज्वाइनिंग अलग अलग समय है। कोई बच्चा जल्दी ज्वाइन कर रहा है वो बहुत रिलैक्स है, अब उसको एक इश्यू है कि मुझे रिवीजन भी करवा दो,
हो सकता है ना, ऐसा हो भी सकता है कि जल्दी ज्वाइन किया, अब मुझे तो याद ही नहीं आ रहा उस समय क्या पढ़ाया था, तो रिवीजन करवाओ। हाँ सुषमा, ठीक है, जल्दी ज्वाइन किया था, इधर आप लोग भी है, तो ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों ने लास्ट ज्वाइन किया तो वो परेशान है कि मेरा सिलेबस कब होगा। तो दोनों को हैंडल करने का एक सिंपल सा तरीका, फर्स्ट प्रेफरेंस इज अ सिलेबस जो रेगुलर बैच में चले, और सिलेबस कंप्लीट करते समय मैं आईएमपी को पहले बताऊं कि यार ये आएगा, इसको जल्दी जल्दी कैसे निकालें। ठीक है, मेन क्या है कि एग्जाम में जाए तो मेरा रिवीजन, जो पहले बच्चे हैं जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था उनको तो पूरा पूरा आता है, उनका रिवीजन भी चल रहा है, इनका सिलेबस भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस कर लेते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस का टच होना चाहिए कि यार क्या क्या चल रहा है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन के साथ में जब मैं एक आधा टॉपिक का आपका कंसेप्ट बता रहूंगा, सपोज मान लो कि मुझे परसेंटेज का आपको कंसेप्ट समझाना है, तो मैं थ्योरी पार्ट तो परसेंटेज समझाऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल कौन सा लूंगा, पीवाई। ठीक है, मतलब ये होता है, दोनों में डिफरेंस समझ लो। अगर मान लो मैंने क्लास में आपको एक आधा टॉपिक पढ़ाया होगा कि एनी टॉपिक, तो मैंने थोड़ी आपका पीवाई उस समय पढ़ाया, मैंने तो खाली ये बताया कि ये टॉपिक है, इसकी शुरुआत बेसिक से यहां से करनी है। अब अपना अप्रोच ही चेंज हो जाएगा। हम लोग अप्रोच कैसे बनाएंगे, कंसेप्ट तो बता रहा हूं लेकिन एग्जाम्पल वो नहीं सॉल्व कर रहा हूं बेसिक वाले, मैं डायरेक्टली कह रहा हूं हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं, आपको कंसेप्ट पढ़ा है, देखो यार कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा दोनों गोल अचीव हो जाएंगे वहां पर कि कंसेप्ट बताया, पीवाईक्यू ऐसे चला है। ठीक है, किस प्रकार से चलता है, थोड़ा इसकी तरफ नजर घुमा लीजिएगा कि जो आपको पता है कि नहीं इसके बारे में। ये मैंने क्लास में प्रॉपर वे से लास्ट एक सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया होगा। हाँ, इसके पहले जब हम लोगों ने एक आधा इंट्रोडक्शन वाला सेशन लिया होगा, इसमें कुछ टॉपिक बता दो रीजनिंग का भैया, जो अभी होने वाला है। ये हमारा हुआ नहीं है, मैं रेगुलर बैच में लूंगा। ये कहां पर होगा अभी, रेगुलर रेगुलर यानी कब, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे में डेटा सफिशिएंसी होगा, तो आप बिंदास रहिएगा इस टॉपिक के लिए। सिलोजिज्म इज द रीजनिंग का टॉपिक है, ये रीजनिंग में आता है सिलॉक्स के नाम से, और जिसमें करीबन वेटेज 3 to कितना होगा, 6-7 तक चला जाएगा। अब ये मैंने कौन से बैच में पढ़ा दिया और कैसे पढ़ने वाला ये भी बता देता हूं। इवनिंग की बैच में मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ है। कौन सी बैच में, इवनिंग 5। हाँ, अब कब होगा, मॉर्निंग में मंडे को मैं यही पढ़ाने वाला हूं। मॉर्निंग अभी जो मंडे वाली बैच लगेगी ना हमारी अपकमिंग, हाँ मंडे यानी परसों हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैंने मॉर्निंग में यही टॉपिक बताया आपको, मैं यहां से ही पढ़ूंगा। तो इस टॉपिक को रीजनिंग में हम लोग क्या नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज ये आने ही वाला है और आईएमपी में आता है। आप खाली सिलॉक्स लिखो, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, रीजनिंग का सब्जेक्ट का नाम दे दो, मैं पूरा टॉपिक नहीं लिखना चाहता हूं कि मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना, नहीं, जिसको वेटेज है वही बता रहा हूं। डेटा सफिशिएंसी ये मिक्स है, इसको लिखा के नहीं दे रहा हूं, क्यों नहीं लिखा के दे रहा हूं, फिर उसमें ब्लड रिलेशन भी आया, फिर उसमें कोडिंग डिकोडिंग भी आया, फिर उसमें ये भी आया वो भी आया, उसमें टाइम लग गया। ये स्वतंत्र अकेला टॉपिक है और कंपलसरी हर स्लॉट में आता है, कंपलसरी आता है, तो दैट इज अ 5 मार्क्स। ठीक है, 3 to समथिंग वेटेज दे दो। टेस्ट 1 अल्फाबेट नहीं लिखा तो भी चलेगा, एक दो आते हैं तो कोई मजा नहीं उसमें, वो हम लोग रेगुलर भी देख लेते हैं। फिर आते हैं कोडिंग डिकोडिंग, इसको लिखना, कोडिंग डिकोडिंग को करना ही पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग 8 मार्क्स। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, लिखा कोडिंग डिकोडिंग। सर नहीं हुआ, वो मैं प्लान बता दूं आपको कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट सिटिंग अरेंजमेंट पजल। मैं बहुत बार इतना बता रहा था मॉर्निंग वाले बच्चों को कि जब मैं पढ़ा रहा था ना, मॉर्निंग में लेक्चर लग रहा था, तो रोज बता रहा था कि इसको स्किप मत करो, स्किप मत करो, आएगा आएगा, इतने दिन से पढ़ा रहा था। कितने, बट ये एक स्लॉट का 21 है, वो ज्यादा भी हो सकता है, उसका भरोसा नहीं है। हाँ 21, तो ये ज्यादा भी आ जाएगा। हाँ, तो इसका भी, और इसको पढ़ाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं है। रेगुलर बैच में पीवाईक्यू तो पढ़ा नहीं है, तो उस समय भी कवर कर सकते। 21 है प्लेसमेंट वाला। हाँ, ये है। उसके बाद में इसको लिखना है लेटर सीरीज नंबर सीरीज। हाँ, ये वाला दोनों कंबाइन कर दो, लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज। लेटर सीरीज रीजनिंग का पैटर्न है, लेटर सीरीज का मतलब होगा ना, जैसे हम लोग नंबर सीरीज लिखा कि नहीं, ये नंबर नेक्स्ट क्या आएगा, तो लेटर में भी नंबर होता है, जैसे ए, फिर उसके बाद में सी दे दिया, फिर लेटर स्किप किया, तो अल्फाबेटिकल सीरीज कहते हैं उसको, अल्फा न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल सीरीज। हाँ, ठीक है, लेटर एनोलॉजी लिखो मत, डायरेक्शन सेंस करके लिख लेना एक। ठीक है, डायरेक्शन सेंस। हाँ, अब ये वाले ब्लड रिलेशन लिख लेना, डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन, ये आएंगे। ये वाला जो ना असर्शन रीजन वगैरह, ये मैं आपके रेगुलर बैच में भी पढ़ाऊंगा और ये वाले टॉपिक में चलूंगा जिसको क्रिटिकल कहा जाता है। मंडे से मॉर्निंग की बैच में क्रिटिकली पढ़ा रहा हूं।
उसका ही वो पार्ट है सिलोलिज्म। कौन कौन से टॉपिक होने वाले मंडे से भी बता देता हूँ। मॉर्निंग की जो बैच है 10:30 सिलॉग से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 5 to 6 अकेला है। फिर एक आता है स्टेटमेंट आर्गुमेंट, एक आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, उसी का ये सब पार्ट है। हाँ, उसको आगे दिया होगा, इसको देखते हैं। तो इसको अलग से देने की टाइप नहीं, बट एक टॉपिक एक एक दिन में होता है, आपके 10 मिनट में हो जाएंगे। हाँ, इनइक्वालिटी इज द टॉपिक। इनइक्वालिटी को दे दीजिएगा 5 मार्क्स, वेटेज 5 मार्क्स। ये थियरी कोर्स ऑफ एक्शन कुछ भी मत लिखो, बस इनइक्वालिटी को दे दो 5 मार्क्स। फिर ये देखो, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट वाला दिया है कि नहीं। मैंने अभी एब्स्ट्रैक्ट आपको बताया था, एब्स्ट्रैक्ट में कितना कितना दिया था मैंने, 25। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो रहा है, डायग्राम 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 चल रहा है। ये भी बहुत जल्दी बनता है, बट आता ही है किस पे, सीरीज कंप्लीशन। सीरीज कंप्लीशन सबसे ज्यादा था डायग्राम में। हाँ, इसको खाली इतना लिखो, ये मत लिखते बैठना, एब्स्ट्रैक्ट लिख लो। जिस समय मैं एब्स्ट्रैक्ट का रीजनिंग लूंगा उसमें पढ़ूंगा। डायग्राम वाले 25 मार्क्स हैं यार, डायग्राम वाले 25 मार्क्स हैं। फिर उसमें सीरीज आएगा, मिरर आएगा, क्यूब आएगा, ऑड मैन आउट आएगा, ग्रुपिंग आएगा, सभी के सभी 25 मार्क्स इसको लेने ही लेने हमें, ठीक है 25। फिर यहां से बढ़ता हूं, फिर आगे चले गए, मैट्रिक्स वाला आता है। तो मैट्रिक्स जो है इसमें 4 है, बट मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायग्राम पैटर्न, जो बहुत बेसिक है, वो डायग्राम में बताऊंगा। बाकी का ये सीरीज वगैरह है, सिटिंग अरेंज, पजल वाला पार्ट है, पजल सीटिंग अरेंजमेंट। इसको लिखो मत, हम लोगों ने ऑलरेडी नाम दे दिया था। देखो, डेटा इंप्रेशन, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक कितना आया था, 24। हमारा एक्सपेक्टेशन कितना है, 25 to 30, इसके बीच में। अरिथमेटिक में 3 फ्लोर, रेशो, परसेंटेज, टाइम फैक्टर। 24 डेटा सबसे उसका ही पार्ट है। ज्योमेट्री यहां पर 2 बता रहा है। मॉडर्न मैथ्स कितना बता रहा है, मॉडर्न मैथ्स यानी क्या, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, दैट इज अ मॉडर्न मैथ्स। ठीक है। फिर यहां पर डेटा इंप्रेशन इसका 8 दिया, हाँ, बाकी का ये टोटल दे दिया था, इसका लिखा आपने। फिर वो टॉपिक के नाम दे दिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको। क्लियर। अब चलो पहला टॉपिक स्टार्ट करें। एक पीवाईक्यू ले रहा हूं, पीवाईक्यू बेस्ड ऑन द फंडामेंटल मैथ्स। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आते हैं, बहुत बेसिक वाले सवाल है, जो एग्जाम में आए हैं वही वहां पर दिया है आपको। ठीक। इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज अ 31, दो नंबर की एडिशन कितनी बता रहा है, 31, एंड देयर प्रोडक्ट इज अ 240। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बताओ, मल्टीप्लिकेशन। कहीं मैथ्स कुछ भी नहीं है, आपको इतना पता है, दो नंबर की एडिशन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। देन फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस चाहिए कि नहीं। अब मैं ऐसा समझ रहा हूं, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं, मैं सीधा सीधा अपना नॉर्मल लॉजिक से देखना चाहता हूं। मान लो दो नंबर की एडिशन अगर मैंने देखी, तो मैं कहूंगा पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी, दोनों की एडिशन हो गई 31। ये स्टेप समझ में। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कह रहा है वो ए इंटू बी, यानी 240। ये बना 240। हमें पूछा रहा है दोनों का डिफरेंस बता दो, यानी क्या निकालना है, ए माइनस बी। अब इसमें कोई पहले वाले टॉपिक का लॉजिक कंसेप्ट नहीं है, या आप मानते हो कि कोई लॉजिक नहीं है, कि पहला टॉपिक हुआ नहीं हुआ मुझे आता नहीं, ये प्रकार ही नहीं होता। खाली सवाल एग्जाम में आया वही हम लोग उठा के आपके सामने ला के रहा। ये लास्ट ईयर के पेपर से उठाया हम। अब एक बात बताओ, दो नंबर की एडिशन 31 है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 240 है। यहां से तो मैं बता पाऊंगा ना मल्टीप्लाई करते समय कि नंबर क्या आते हैं। बेसिक इसके फैक्टर की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा फैक्टर क्या होगा, 24 इंटू 10 होगा कम से कम, 24 10। हम लोग कहते हैं सर दो नंबर तो एडिशन नहीं बनेगी, बनेगी क्या, नहीं तो ये अलग हो जाएगा। क्या करेंगे, फैक्टर का भी क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 5 को 10 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2 लिख सकता हूं कि नहीं। 24 को क्या लिखते हैं, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 लिख सकता हूं। ठीक है, 3 तो लिखूंगा ही, और 8 भी लिख सकता हूं, 8 इंटू 3 लिख सकता हूं। आगे नंबर आपके साथ पक्का। अब हमें इनको मिला के कितने नंबर बनाने हैं, दो ही नंबर, और दोनों की एडिशन कितनी दिखानी है, 31। कोई मैथ्स का नहीं है देखो। तो अब बताओ, यहां पर ऐसे चेक करो, 8 है कि नहीं। 8 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना, और 3 इंटू 5 करूं कितना, 15। तो एक नंबर होगा 16 और दूसरा होगा 15, दोनों की एडिशन 31। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक नंबर होता है 16 और एक नंबर होगा 15। मल्टीप्लाई वही आता है, डिफरेंस कितना आएगा, 1 इज द आंसर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर, सम का मतलब एडिशन, और किसकी एडिशन, स्क्वायर की एडिशन। कितने नंबर की, 3 नंबर, उनकी वैल्यू कितनी, 138। एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई 1 1 ऐसे ऐसे तीनों नंबर का मल्टीप्लाई। कितना बताया,
sum of their product of the two of them at a time is a 131. Sum of their product, नहीं एंड द, देखिए ये लाइन समझो, sum of the square of three number, sum of the square of three number is 138. 138. Sum of the square of three number 138 and sum of their product, sum of their product taken two at a time, taken two at a time is a 131. 131 प्रोडक्ट में फाइंड द सम, सम कितनी आएगी बता दो। मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज ये कहां से आया, ये यहां इस फॉर्मूले से आया, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर, एंड व्हाट इज द a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर फॉर्मूला, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 कॉमन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज द फॉर्मूला जो इस पर्टिकुलर सवाल में लग रहा है। ठीक है, अब दोनों मेथड से भी बता सकता हूं, बट ये थोड़ा लेंदी लग रहा था उस समय। अब देखो इससे कैसे सॉल्व होगा, समझिएगा दोबारा समझो। इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री नंबर इज 138, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 138। एंड ऑल्सो द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, एंड व्हाट इज मीन बाय सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, एडिशन लेकिन उनका प्रोडक्ट का, किसका प्रोडक्ट, तो टेकन टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम इज अ 131। प्रोडक्ट का तो कर रहा है लेकिन दोनों को ही एट ए टाइम इज अ 131। देन द सम इज, सम का मतलब a प्लस बी प्लस सी, तो मैं कह सकता हूं मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, मान लो a प्लस बी प्लस सी, ये ही तीन नंबर है, तो फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा बना a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर लग रहा है। हमें ब्रैकेट स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं हमें तो एडिशन चाहिए। हमारे पास ये तीनों का स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, व्हाट इज द a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 138, ये डायरेक्टली लिख रहा हूं 138। ये क्लियर हुआ। साथ में उन्होंने ये भी दे दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बिकॉज ऑफ द सम देयर प्रोडक्ट ऑफ द टेकन टू एट ए टाइम। हाँ, तो मैं टू साइड में लग दूंगा और यहां पर इसकी वैल्यू दी है, व्हाट इज द वैल्यू 131। चलो यहां तक समझ में आए। ठीक है, अब खाली देखना है, अब देखो क्या हो रहा है, देखिए समझे। 138 तो हमारा ऐसे ही हो गया, लेकिन 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा 262, एंड व्हाट इज द एडिशन 400। 400, व्हाट इज द स्क्वायर रूट, बिकॉज इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज अ 400, तो 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो 20 इज द आंसर है। तो जिसको फॉर्मूला पता है वो तो डायरेक्टली कहेगा कि नहीं मुझे पता है ऐसे, और जिसको नहीं पता है उसके लिए चैलेंज क्या होगा, नंबर इमेजिन करना पड़ेगा, फिर नहीं क्या नंबर में टाइम चला जाएगा ऐसे। अब खाली ऐसे देखो समझे, एवरेज वर्ड समझ में आता है एवरेज का, कैसे निकालते हैं एवरेज। अगर मान लो मुझे 3 नंबर की एवरेज चाहिए तो क्या करते हैं, 3 नंबर की एडिशन और डिवाइडेड बाय 3 नंबर। ठीक है समझे। अब मुझे एवरेज ये वर्ड आया तो मुझे एवरेज 2 मिनट में आपको बताना है कि यार 2 मिनट में एवरेज का मीनिंग। हाँ, एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 18, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। देखो यार बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, एवरेज 2 मिनट में आप कैसे समझ जाओगे। मान लो कि आपको मैंने ऐसा पूछा कि कोई भी नंबर है, जैसे एक पर्सन को 80 मार्क्स एक सब्जेक्ट में मिला, फिर कहता है कि वो 70 दूसरे में मिल गया, ठीक है, और एक में 70 मिलने के बाद में 60 मिला, ठीक है, ऐसा समझ लो 60 मिला, फिर आपसे पूछा गया बताओ एवरेज क्या आएगा। क्या करेंगे हम लोग एवरेज के लिए, क्या करेंगे, इनका एवरेज बताओ क्या करेंगे। तो सबसे बेसिक है, आप हम लोग क्या करते हैं, एडिशन, एडिशन करेंगे, और एडिशन करने के बाद में फिर क्या करते हैं 3 से डिवाइड। क्यों 3 से डिवाइड, नंबर ही 3 है ना, तो 3 से डिवाइड। अब 3 से डिवाइड करने चला जाऊं, 3 से डिवाइड करने के 3 से डिवाइड करने के बाद नंबर कितना है बताओ, कितना होगा 210, सही है ना 210 देखिए, और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना होगा 70। ये बना एवरेज। हाँ, ऐसे निकालेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझे, व्हाट इज द एवरेज। एवरेज कभी भी छोटा नहीं होता, एवरेज कभी भी बड़ा नहीं होता। एवरेज मींस इज अ मिडल, ठीक है, वो एवरेज पर्सन है, एवरेज पर्सन है, वो अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, मिडल है। तो मिडल है, तो जब मुझे नंबर कॉन्जिक्यूटिव गिवन है तो एवरेज इज आल्सो ऑलवेज अ मिडल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले नंबर, लगातार आने वाले नंबर। तो दीज आर द नंबर 60 70 80 इज अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव, व्हाट इज द मिडल नंबर 70 इज अ सिंपल मिडल नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा 1 to 5, 1 to 5 इज द 5 नंबर, व्हाट इज द एवरेज 3, बिकॉज मिडल नंबर इज अ 3, तो एवरेज 3 होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, जब भी कॉन्जिक्यूटिव आया तो मिडल नंबर बता सकता हूं। कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है सर, कॉन्जिक्यूटिव नहीं आया तो ये तो मेथड है ही ना अपने पास, एडिशन करके डिवाइड। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रहे। 1 to 20 का एवरेज पूछूंगा तो
अब क्या होगा, 1 to 20 में लिखेंगे, मिडल देखेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं। तो इसके लिए और तरीका, एवरेज कैसे लिखा है जब कॉन्जिक्यूटिव होता है, एवरेज निकालते समय फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इज अ सिंपल मेथड। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द लास्ट नंबर, 80। तो 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 करो, एवरेज मिल जाएगा। व्हाट इज द आंसर, 70। मैंने कहा 1 to 20 में एवरेज बताओ कितना आएगा, फर्स्ट नंबर 1, लास्ट नंबर 20, 1 प्लस 20, 21, 21 डिवाइड बाय 2 कितना, 21 डिवाइड बाय 2, 10.5 इज द एवरेज। हाँ, तो यहां पर खाली मुझे दो कंसेप्ट बताना है, एवरेज बढ़ाते समय सभी की एडिशन डिवाइड बाय करते हैं, नहीं तो हमेशा अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो, डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। ये एवरेज का कंसेप्ट है। स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है। अगर कहीं पर भी रिपीट होगा, बाद बाद में आएगा, हाँ पेपर में और लगेंगे, एवरेज आएगा, टॉपिक नहीं पढ़ा यहां से काम बन रहा है आपका, ठीक है ऐसे। अब आता हूं सवाल पे, ये सवाल देखो क्या पूछा है, एवरेज किसका, 3, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार लगातार आने वाले नंबर का एवरेज कितना है, 18। इवन नंबर हमें पता है, कॉन्जिक्यूटिव पता है लगातार आता है, 18 बता रहा है। फाइंड द कौन सा नंबर, लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर बताओ। एक बात बताओ, मिडल नंबर ही 18 है ना यार, एवरेज खुद बता रहा है मिडल नंबर 18 है, तो एक नंबर उसके बाद आएगा और एक नंबर उसके पहले आएगा, बाद वाला नंबर और पहले वाला नंबर 16। तो बताओ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ऐसे, ये वाला। हम्म, पहले मीनिंग देख लो, 5 टाइम्स, व्हाट इज मीन बाय 5 टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन। 5 टाइम्स अ पॉजिटिव नंबर, एक कोई तो पॉजिटिव नंबर है उसका 5 गुना, 5 टाइम्स, 5 मल्टीपल। लेस, लेस का मतलब कम है, किससे कम है, देन इट्स स्क्वायर, देन इट्स स्क्वायर, उसके स्क्वायर से, कितने से, 24 से, 24 से। व्हाट इज द इंटीजर, वो इंटीजर क्या है, देखिए यार एक बात बताओ, कोई तो एक नंबर होगा उसका 5 टाइम्स लिया, और 5 टाइम्स लेने के बाद उसके स्क्वायर में से माइनस भी किया, तो भी कितने से कम हो रहा है, 24 से। तो वो नंबर क्या है, मान लो नंबर सर एक्स होगा, नंबर एक्स होगा कि नहीं, नंबर का स्क्वायर करने गए तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स द नंबर, 5 टाइम्स द नंबर मतलब कितना, 5x इज इक्वल टू कितना आना चाहता है, कह रहा है 24। ये प्रेजेंटेशन समझ में आएगी नहीं बता दो, मुझे क्वाड्रेटिक का टॉपिक है बट क्वाड्रेटिक जाना ही नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको ऐसे आंसर कैसे दिखाता हूँ ये बता। प्रेजेंटेशन है, नंबर है उसका स्क्वायर, उसमें से 5 टाइम्स माइनस करेंगे, डिफरेंस कितने का, 24। वो कह रहे नंबर बताओ, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि ऑप्शन में खाली देखना है। आप देखो ऐसे समझ लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, और 25 में से 25 जाएगा तो जीरो ही बचेगा, तो यानी ये ऑप्शन नहीं आ सकता। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 5 इंटू 8 करेंगे कितना, 40, 64 में से 80 जाएगा तो 24। तो आंसर इज अ बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64 होगा, माइनस 5 इंटू 8 करूंगा तो 40 होगा, और 40 का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 24, जो कि दिया था, ये वाला आंसर। बट यही टॉपिक क्वाड्रेटिक आता है, रूट्स फाइंड करो, वैल्यू निकालो, वो लेंदी मेथड है, क्यों निकाले, ये वाला खाली देखिए यार। हाँ, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ में आ रहा है, ऊपर नंबर नीचे नंबर उनकी एडिशन कितनी बता रहा है, 30। If the 2 is added to the numerator and 2 is subtract from the denominator, then the become is a 2 by 3, मतलब फ्रैक्शन नंबर फिर 2 by 3 होगी। फिर उसने कहा फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या था। अब एक बात बताओ, सीधी सीधी केस बताई उसने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन, यानी ऐसे होगा, फिर ऊपर एक नंबर सर नीचे एक नंबर, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन। इसने ये ऐसे फ्रैक्शन है ऐसे, उन्होंने बताया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी ऊपर नंबर, डिनोमिनेटर यानी नीचे नंबर, इन दोनों की एडिशन कितनी, 30। ये बता दिया कि दोनों की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की एडिशन 30 है। इफ द टू इज एडेड टू द न्यूमरेटर यानी a प्लस कितना, 2, एंड उसके बाद में 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अब 2 इज सब्ट्रैक्ट मतलब b माइनस 2, तो फ्रैक्शन कितना बना, 2:3 ऐसे बना। तो फिर वो कह रहा है कि यार बताओ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होगा। एक सीधी सी सिंपल सी बात बता रहा हूं, एकदम सिंपल सा कंटेंट, अगर मेरा एडिशन 30 आ रहा है तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशो होगा वो 30 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
अगर मेरी दोनों की नंबर की एडिशन 30 आ रही, 30 कैसे आ रही, ऊपर नंबर नीचे नंबर का एडिशन 30, तो जो ऊपर और नीचे नंबर का नंबर होगा वो 30 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहला उठाते 30 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है। 1 + 2 3 इज डिवाइड 30, यस। 1 + 3 4, 4 ने कभी 30 को डिवाइड किया क्या, नहीं, यानी ये नहीं आएगा। 2 + 3 5, 30 डिवाइड करेगा। 1 + 4 करेगा, ये हो गया। अब चलो सर ये तो आता है, अब एक कंसेप्ट और आसान करता हूं। इसको 30 बनाने के लिए क्या करोगे, वो तो 3 बन रहा है ना, अब वो 3 बन रहा है, 3 को आपको 30 बनाना, क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से ऊपर 10 होगा, फिर नीचे 20 होगा। अब ऊपर के नंबर में से अगर मैं 2 ऐड करूं तो वो 12 होगा, और इसमें से अगर 2 कम करूं तो कितना होगा, 18 होगा। 12 और 18 6 से डिवाइड होता है, ऊपर कितना आता है 2, नीचे कितना आता है 3, तो हमें तो 2 और 3 चाहिए, यही आंसर है। फ्रैक्शन नंबर में जाओगे लेंदी है, टॉपिक में हमें क्यों तो जाना ही नहीं, ऐसे सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, तो ऊपर से देख रहे हैं। मेथड समझ में आई क्या, देखो 30 एडिशन आ रही चाहिए, हम लोगों ने एडिशन कितना दिखाया, 3, 3 को 30 कैसे बनाएंगे, इंटू 10 ना, तो ऊपर 10 किया नीचे 10 किया, तो कितना हुआ, ये 10 और ये कितना 20। अब आगे की कंडीशन भी तो समझते हैं। आगे की कंडीशन कह रहा था कि यार ऊपर वाले नंबर में 2 ऐड करो तो ये 12 होगा, और नीचे वाले नंबर में 2 कम करो 18 होगा। डिवाइड भी तो करेंगे, तो डिवाइड 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 2:3, जो कि चाहिए था, यही आंसर था।